सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तोशाखाना केस कल सुबह सुनने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह 10 बजे केस सुने, दोपहर 1 बजे। चीफ जस्टिस ने कहा कि तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को जवाब का मुनासिब वक्त नहीं दिया। बादिउल नजर में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं, फिलहाल मुदाखलत नहीं करेंगे। क्या बानी पीटीआई कल रिहा हो सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तोशाखाना केस कल सुबह सुनने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत दोपहर 1 बजे मुकर्रर कर दी गई है। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान तोशाखाना केस बेंच की सरबराही खुद करेंगे और इसके अलावा जिना हाउस हमला केस में पुलिस को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त भी दे दी गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, तोशाखाना केस में बानी पीटीआई इमरान खान जो है वो इससे पहले ही अटक जेल में है, लेकिन अब उनको बाकायदा तौर पर इस पर चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल तोशाखाना केस की समाअत के अहकाम दे दिए हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी 1 बजे तोशाखाना केस की समाअत करेगा, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद उस बेंच की सरबराही करेंगे जो तोशाखाना केस की समाअत करेगा। इसके अलावा जो साइफर केस हुआ था, FIR दर्ज की गई थी FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग में, उसमें भी बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई है और कहा यह जा रहा है कि अब इसमें भी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फौजदारी एक्ट के तहत उनसे तमाम तर मामलात की तहकीकात की जाएंगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सैफर के इसमें का जो FIR है वो दर्ज हुई थी और इसी हवाले से तफ्तीश की जाएगी। इसके अलावा लाहौर जिना हाउस पे जो हमला हुआ, जो जलाओ घेराव हुआ और जो पुरतशद्दद वाक़ियात है, उस हवाले से भी बानी पीटीआई से कल JIT तहकीकात करेंगी। यही नहीं बल्कि जो इंसदाद दहशतगर्दी है और जो लाहौर की पुलिस है, उन्होंने भी इस हवाले से JIT को मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे दी है कि बानी पीटीआई से इस तमाम तर मामले की तहकीकात करें, जबकि बानी पीटीआई इससे पहले ही अटक जेल में है और इन तमाम तर मामलात की जो है वो कल तहकीकात तो होगी ही, लेकिन जो है तोशाखाना केस की समाअत कल 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी, जबकि उससे कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी तोशाखाना केस की समाअत करेगा। जी ठीक है फरजाना सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में वकील कत्ल केस में बानी पीटीआई की नामजदगी खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर हुक्म इम्तना दे रखा है। मकतूल के वकील अमानुल्लाह कनरानी ने गुज़श्ता समाअत में बेंच पर एतराज़ उठाया था। उधर बानी पीटीआई ने अनोखी फरमाइश की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि हाई कोर्ट को उनके खिलाफ तमाम मुकदमात सुनने से रोका जाए। तमाम मुकदमात लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट से मुंतकिल किए जाएं। अदालती फैसला होने तक जस्टिस आमिर फारूक को मुकदमात की समाअत से रोका जाए। मौजूदा चीफ जस्टिस बानी पीटीआई को बचाने में लगे हैं। चीफ जस्टिस जानते हैं कि बानी पीटीआई करप्ट और इसने पाकिस्तान तबाह किया। चीफ जस्टिस बानी पीटीआई के लिए अपना करियर दांव पर लगा रहे हैं। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा साकिब निसार उन्हें दीवार से लगाने में लगे थे। कौन नहीं जानता कि बानी पीटीआई को लाने वाले कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद थे। जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलव्विस है और जो कि अपना ये तोशाखाना से लेके तो अलकादर ट्रस्ट तक, जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज के। उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पे लगे हुए हैं और जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तानी कौम के अखलाकियात को तबाह किया, गुंडागर्दी सिखाई और आज जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अमेरिका जाके कहते थे कि मैं नवाज शरीफ के जेल के कमरे से मैं पंखे भी उतरवाऊंगा, AC भी उतरवाऊंगा, ये भी कर दूंगा। मैं गले से जब धरने थे तो धरनों में ये कहते थे कि मैं नवाज शरीफ के गले में रस्सा डाल के प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच के बाहर लाऊंगा। ये अल्फाज थे इनके धरनों में।
तो वो डॉक्टर तारुल कादरी और ये नेले पे दहला थे। कौन नहीं जानता कि इसको लाने वाला जनरल बाजवा था, इसको लाने वाला जनरल फैज था। उसकी हमायत में खाम खा निकले। और उस वक्त भी देख लें, साकिब निसार रिकॉर्ड में हैं ये कहते हुए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हमने जेल में डालना है, बाहर नहीं आने देना, और हमने इमरान खान को लाना है। सदर आरिफ अलवी को मुल्क में आम इंतखाबात की फिक्र सताने लगी। इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। सदर ने खत में लिखा कि इंतखाबात की तारीख का फैसला करना है, आज या कल मुलाकात के लिए आ जाएं। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के लिए सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं को मरासिल भेज दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत का खत लिख दिया है। इसी मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब वक्त देने के लिए 24 न्यूज़ को। सर, नया कानून तो ये कहता है कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। अब बुनियादी सवाल ये है कि जो सदर ने खत लिखा है इसकी आईनी कानूनी हैसियत क्या है? क्या सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को ये ऐसा खत लिख सकते हैं? असूली तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो खत लिखा है वो आइन के आर्टिकल 48 का हवाला दिया है उन्होंने। तो 48 जो है वो उस वक्त नाफिज अमल होता है जब असम्बली जो है वो तहरीक अदम एतमाद की रोशनी में अगर तहरील की जाए। लेकिन ये जो असम्बली तहरील हुई है ये हुई है आर्टिकल 58(1) के तहत, जिसमें सदर मुमलकत ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर असेंबली को तहरीर कर दिया। तो इस 58(1) को जो हमारा इलेक्शन एक्ट का जो 57 सेक्शन और 58 सेक्शन है उसके साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो ये इंतखाबात की तारीख देने की जो इख्तियारात हैं कानूनी तौर पर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पार्लियामेंटी एक्ट के तहत हासिल हो गए हैं। इसमें प्रेसिडेंट साहब को तारीख देने का कोई किरदार नहीं है। ये जो उन्होंने खत लिखा है इसका कोई मंतकी तौर पर इस खत लिखने का जवाब नहीं बनता था। कानून में मशावरत खत्म हो गई है। जब आइन तो अगर सेक्शन 57 बरकरार और सेक्शन 57 में मशावरत की शिक बरकरार रहती तो फिर इलेक्शन कमीशन को वहां जाना लाजमी होता। ठीक, कमर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर का दौरा किया। एसी बंद, बच्चे गर्मी से निढाल देकर बरहम हुए। सफाई के इंतजाम भी इंतहाई अबतर थे। मोहसिन नकवी ने मेडिकल डायरेक्टर को आखिरी वार्निंग दी। वज़ीर आला ने वॉशरूम्स, बच्चा सर्जरी वार्ड और ECG रूम का मुआयना किया, मरीजों का रिकॉर्ड देखा और खाने का मेयार भी चेक किया। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ गिरां फरोशी। वज़ीर आला पंजाब ने माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटियों का इजलास हुआ। वज़ीर आला ने सूबे में तमाम मंडियों की मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। अशिया ज़रूरिया की रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि महंगाई के बायस लोगों को मुश्किल का सामना है। ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं ने अलग अलग मुलाकातें की। मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, निसार खोड़ो और साजिद जोखियों ने मुलाकात की। अवैस कादिर शाह, कासिम सिराज सोमरू और ज़िया अब्बास शाह भी बिलावल भुट्टो से मिले। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार हथियार फेंके वरना नहीं छोड़ेंगे। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा, जवानों का हौसला बढ़ाया। जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान में मुकम्मल अमन व इस्तेहकाम वापस आएगा। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। खुदकुश शमला आवर जहन्नुम के कुत्ते हैं, उनसे नहीं डरते। पाकिस्तान हमारा घर है, इसे अपने अंदाज से चलाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक का 2 टोक मौक़िफ़। उनका कहना था कि इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ हर कीमत पर लड़ेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग खैरात से नहीं, अपने वसाइल से लड़ रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। बटाग्राम में फ़ौज, मकामी अफराद और इंतज़ामिया ने मिलकर रेस्क्यू का अमल कामयाब बनाया। 10 जवान शहीद हुए वज़ीरिस्तान में।
جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وار فٹیگ کا شکار ہوں گے، یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ یہ جنگیں صرف افراد نہیں لڑتے، یہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں، اور پاکستان قطعاً کسی صورت میں بھی ریڈیکلائزیشن کے سامنے، ایکسٹریمزم کے سامنے، انٹالرنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ سرنڈر از ناٹ این آپشن، وی ول فائٹ۔ وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ نہ ہم اپنے شہداء کو بھولیں گے، نہ ہم اپنے شہداء کی حرمتوں کو بھولیں گے، نہ ان کی قربانیوں کو بھولیں گے۔ یہ ہمارا گھر ہے، اور ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں گے۔ ہم اپنا ٹیکس کلیکشن خود کر کے اپنے لا انفورسمنٹ پہ اسی ٹیکس کا پیسہ لگا کے اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ ہم کسی خیرات پہ یہ لڑائی نہیں لڑ رہے۔ دہشت گردی پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے جوان روزانہ جانیں دے کر وطن کی حفاظت یقینی بنا رہے ہیں۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی 24 نیوز سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی میں سرحد پار سے مداخلت پر نظر ہے۔ چیئر لفٹ کے تار ٹوٹے تو ہماری چیخیں نکل گئیں، موت سامنے دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بٹاگرام چیئر لفٹ حادثے میں بچ جانے والے طلبہ نے زندگی اور موت کی کشمکش میں ایک تار پر جھولنے کی ہولناک داستان بیان کر دی۔ کہتے ہیں پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز اور کمانڈوز کو دیکھ کر زندگی کی امید بندھی، ان کے شکر گزار ہیں۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ بٹگرام چیئر لفٹ حادثے میں کامیاب ریسکیو آپریشن کی دنیا بھر میں تعریف۔ ڈولی میں 600 فٹ اونچائی پر پھنسے 8 افراد کو بحفاظت اتارا گیا۔ آرمی ایوی ایشن اور SSG کمانڈوز نے جان لڑا دی۔ مقامی افراد بھی فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ بچوں کو بچانے والے شہری الیاس اور علی سواتی کی بھی تعریف۔ مقامی افراد ریسکیو کرنے والوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی رفتار بے قابو ہے، تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین سطح 312 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر مزید 63 پیسے مہنگا ہوا اور 299 روپے 64 پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے۔